मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी कसीरुल जिहाद शख्सियत से करवा रहे हैं जो बैक वक्त बहुत से किरदार बखूबी अदा करने में महारत रखते हैं और ऐसा महसूस होता है कि बज़बान खुद कह रहे हों, मैं लम्हों में कई किरदार जीता हूँ, मैं लम्हों में कई किरदार जीता हूँ और तुम्हारी किससे मुलाकात होंगी ये तुम पर छोड़ता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियासत कर्नाटक के मारूफ फनकार जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब की। मशहूर आर्किटेक्ट, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, वॉइस ओवर मेंटर और सोशल एक्टिविस्ट। एक शख्स में इतनी खूबियाँ और इतनी सलाहियतें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन ने अपनी खूबसूरत और गहरी आवाज़ की बिना पर रेडियो, टीवी और स्टेज की दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की है। हाल ही में कठपुतलियाँ थिएटर ग्रुप और हिंदुस्तानी थिएटर नाटकनामा के ज़रिए आपके म्यूज़िकल प्ले ज़िक्र गालिब में आपके रोल गालिब को मदाहों ने बेइंतहा पसंद किया है। तो आपसे मिलिए हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान आलियंस फ्रांसीस के प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब। जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब, मैं यूट्यूब सालार के तमाम मुंतज़मीन की जानिब से और नाज़रीन की जानिब से आपका यहाँ खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप इंडो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन आलियन फ्रांस के सदर मुंतखब हुए। इससे पहले जो भी सदर थे वो या तो IAS ऑफिसर्स थे या तो सेक्रेटरीट से ताल्लुक़ रखते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फनकार को, किसी आर्टिस्ट को इसका सदर बनाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसका श्रेय और इसका सहरा उन तमाम अलियंस फ्रांसिस के मेंबर्स को दूंगा जिन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दिए। फिर हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जी। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने भी ये तय किया कि हम इस मर्तबा विल कीप वन आर्टिस्ट जी। एक आर्टिस्ट फेस हम चाहते हैं जी। हम नहीं चाहते कि एक ब्यूरोक्रेट, अब तक तो ब्यूरोक्रेट्स आए थे जी, तो आप बन जाइए। तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया माशाल्लाह तो जी। मैं बन गया। मैं वाकई बड़ा खुश भी हूँ क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है, वो एक इंडो फ्रेंच कल्चरल सेंटर है जहाँ मुझे अच्छा मौका मिलेगा कि दोनों कल्चर्स को बढ़ावा दूं जी। और फिर हमारे लोकल ग्रुप्स को भी, क्योंकि इसका मकसद है हिंदुस्तानी कल्चर को फ्रांस से जोड़ना, फ्रांस के कल्चर को हिंदुस्तान से जोड़ना जी। और इनके बहुत से 13 सेंटर्स हैं, 13 सेंटर्स हैं। बेंगलोर का सेंटर हम चाह रहे थे कि हमारे मेंबर्स भी चाह रहे थे कि इसको हम कन्नड़ा पर ज्यादा जोर देंगे, कन्नड़ा की फरोग देंगे, कन्नड़ा का फ्रेंच के कल्चर के साथ। इसलिए हमने डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की किताब को फ्रेंच में तर्जुमा करने की सोची जी। तो और उनको चंद्रशेखर कंबार को, MS सथ्यू साहब को हमने यहाँ ऑनररी मेंबर बनाया जी। तो हम इसी चीज पे लगे हुए हैं ताकि हम कन्नड़ा के कल्चर को वहां करें। और हमारी बड़ी ख्वाहिश भी है कि यक्षगाना जैसा ट्रूप हम फ्रांस या पेरिस में ले जाके करें। अच्छा, माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियान बेंगलोर के लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है कि एक फ़नकार को उन्होंने मुंतखब किया सदर के तौर पर। ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइए, मैं आपको ज़फ़र साहब तो नहीं कहूँगी, मैं आपको मिर्ज़ा गालिब कहूँगी क्योंकि जो है मिर्ज़ा गालिब को हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपने ज़िक्र गालिब में मिर्ज़ा गालिब के रोल को इतनी बखूबी अदा किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिर्ज़ा गालिब हूबहू इसी तरह के रहे होंगे या मिर्ज़ा गालिब ऐसे ही होंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात जब आप जैसी दानिश्वर उर्दू की, जिनको मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, आप जैसी ये बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए एक बड़े तमगे से कम नहीं है कि आपने मुझे गालिब के किरदार में अपनाया और सराहा जी। हाँ, मैं वाकई गालिब साहब से बहुत मुतासिर हुआ। जब मैं स्कूल में था, सुनता था गालिब साहब के शेर, मुझे पता नहीं था कि गालिब साहब कौन है, क्या है जी। तो उसके बाद कुछ उनके शेर पढ़ता गया। बट आई मस्ट थैंक गुलजार साहब जो 90s में उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया। उसके लिए मैं तो समझता हूँ PhD क्या, डॉक्टरेट देना चाहिए गुलजार साहब को जी। उर्दू की एकेडमीज, क्योंकि उन्होंने गालिब साहब की एक सीरीज बनाई जिसमें नसीरुद्दीन शाह और जगजीत सिंह को लेकर, वहां मैं और मुझे दिलचस्पी पैदा हुई गालिब साहब। उसके बाद फिर मैंने गालिब साहब को खोल के पढ़ा, कुछ ट्रांसलेशंस भी पढ़े, कुछ उर्दू में पढ़े, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत सख्त है, फारसी भी है, तो वो बहुत से अच्छे लोग ट्रांसलेट करें, वो भी पढ़ा मैं गालिब साहब जी। तब मुझे एहसास हुआ कि जब मेरी नजर से उनके खुतूत गुजरे
खलीक अंजुम साहब ने उसको प्रिजर्व किया है। जी जी। और किताब छापी है गालिब साहब के खुतूत। जी हाँ, पता है जी। द कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स जी। तो दैट इम्प्रेस्ड मी सो मच। जी हाँ, मुझे बहुत मुतासिर। तो आप मुझे ये बताइए कि जिक्र गालिब का बनाने की आपको तहरीक और किस तरह से मिली, कैसे मिली? मैं सोच रहा था कि पहले तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि तमाम उर्दू के शोरा को एक जगह लाऊं, एक स्टेज पर, और एक मुशायरा नुमा करूं, जैसे मीर तक़ी मीर को ला लिया, मोमिन खान को ला लिया, इकबाल को ला लिया, इस तरह का मेरे जहन में कॉन्सेप्ट चल रहा था जी। तो फिर मैं सोचा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा जी। और बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम का इसमें ये हो जाएगा। तो मैं सोचा कि पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, सिर्फ एक शायर को लूंगा, गालिब साहब को, और खुतूत मुझे मिल गए। बहुत से लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, गालिब के खत पढ़ते क्यों नहीं आप किसी मीटिंग्स में या ऐसे गैदरिंग्स। जी जी। तो एक जगह मैंने कोशिश भी की, लोगों को उतना समझ में नहीं आई बात। फिर मुझे लगा सिर्फ खुतूत पढ़ने से काम नहीं होगा, खुतूत के साथ उस खतों से रिलेटेड उनकी गजलों को एक गजल सिंगर के साथ पेश करो। जी हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने जिक्र गालिब में उनकी गजलियात को रक्स के तौर पर पेश करने का ख्याल आपको कैसे आया? जी हाँ। तो जब मैं ड्रामा लिख रहा था जी, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो कुछ है गालिब साहब के खुतूत है, उनको एडिट किया है बस। जी, उनके खतों को मैंने कुछ एडिट किया है कि जो लोग समझ सकते हैं वो हिस्से मैंने रखे हैं, और जो दिल्ली से आप रिलेट कर सकते हैं जी जी, वो हिस्से मैंने रखे। फिर मैंने सोचा कि उससे जुड़ी हुई, अब जैसे दिल्ली अंग्रेज आने के बाद दिल्ली के अतराफ वो तोड़ी जा रही थी, जामा मस्जिद के अतराफ, तो उन्होंने उनकी गजल है कि बस्तियां उजड़ी जी हाँ। तो इस तरह के मैं उनके अशार को लेके लिया। फिर सोचा कि ये भी लोग कितनी देर देखेंगे। हाँ जी, कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मैं उनके खुतूत पढ़ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, सिंगर गा रहा है, मैं बोला इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैं डांस फॉर्म कथक का सोचा। अच्छा। क्योंकि कथक और मुगल वो पीरियड जो बहादुर शाह का, तो मैं सोचा कि ये कुछ ये रखेंगे। फिर मैं नंदिनी मेहता से मिला, गजल सिंगर, ये लड़का था अभी रघुपति झा, बहुत अच्छी गजलें गाई। तो नंदिनी मेहता को उर्दू समझ नहीं आ रही थी जी, तो फिर उनको मैं एक 2-3 उर्दू के लोगों से उनका ट्रांसलेशन उनको समझाया। तो देन शी अंडरस्टूड दी, वो जो अशार थे उसको उन्होंने समझकर उस हिसाब से उन्होंने कोरियोग्राफी की जी, कि मेरा जामे सफाल अच्छा है, तो वो डांसर ऐसे करती है कि मेरा मिट्टी का वो जी हाँ अच्छा है जी। तो उस हिसाब से नंदिनी जी ने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की, जिसको स्मिता श्रीनिवासन ने, खासतौर पर वो दिले नादा तुझे हुआ क्या, वो क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन डांस था वो। मैं डर रहा था पहला शो करने के लिए जी, तो रविंद्र कला क्षेत्र में मैं सोचा कि इतनी ऑडियंस आएगी कि नहीं, लेकिन फर्स्ट शो मेरा रविंद्र कला क्षेत्र में हाउसफुल लोग खड़े होके देखे जी। तो उसके बाद हिम्मत आई, उसके बाद मैंने बहुत से दूसरी जगहों पे किया, रंगशंकरा, गुलबर्गा, यहाँ इवन दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट में भी मैंने शो किया जी जी। तो मेरा अब पसंदीदा शो है वो शो है जी हाँ, जिसको मैं हर जिक्र गालिब की तो मैं खास तौर पे मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने वैसे तो अदाकारी के जौहर हर ड्रामे में दिखाए हैं और आपने हिदायतकारी भी की है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अदाकारी ज्यादा पसंद है या हिदायतकारी बहैसियत फनकार? देखिए, शुरू में आदमी अभी मैं बड़ा कच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी जी, तो हर बच्चे को क्या होता है कि मैं एक्टर बनूं जी, अगर उसको एक्टिंग की ख्वाहिश है। तो मैं भी थिएटर में आया एक्टर बनना। शुरू में कुछ ड्रामों में छोटे छोटे रोल किए, कुछ कन्नड़ा ड्रामों में समुदाय के साथ जी मैं अपना कैरियर शुरू किया। फिर उसके बाद इंग्लिश थिएटर ग्रुप बेंगलोर लिटिल थिएटर के साथ शुरू किया। फिर समझ में आ गया कि आई कैन डायरेक्ट पीपल बेटर देन एक्टिंग माई सेल्फ जी जी, और मुझे डायरेक्शन में मजा आने लगा। अच्छा, तो देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग। इसमें कई नए लड़के लड़कियों को भी लिया, कुछ एक्टर्स को लिया। आई एंजॉय डायरेक्शन मोर देन एक्टिंग, बट एक्टिंग वो गालिब साहब का इसलिए मैं करना पड़ा कि वो एज के लिए मैं मिल रहा था, और वो उर्दू प्रोनाउंसिएशन मुझे कोई सही एक्टर नहीं मिला। नहीं, और आपसे बेहतरीन तरीके पे मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको कि कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो चोगा पहन के बैठ गया। बहुत अच्छा किया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। अच्छा जफर साहब, ये बताइए कि आपने हिंदुस्तानी थिएटर बिलखुसूस उर्दू ड्रामों में एक नई जान डाली है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपने स्टेज के
भूले हुए दिन हमको याद दिला दिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले मैं सही मानों में जब मैं स्कूल कॉलेज में था, मुझे ड्रामा क्या है मालूम नहीं था, पता नहीं था। स्कूल में तो पीयूसी में वगैरह वो नॉन डिटेल वगैरह शेक्सपियर का कुछ पढ़ लिया, वो किया, तो मैं स्किट्स को ही ड्रामे समझता था। जैसे अदरक के पंजे देख लिया, मैं बोला ये ड्रामा है जी। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बैंगलोर आया तो मेरा जहन खुल गया जी। यहाँ मुझे अच्छे थिएटर ग्रुप्स मिले, समुदाय, बैंगलोर लिटिल थिएटर, तो इनके पास मैंने सीखा। तो मैं बोला कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन माय मदर टंग उर्दू, तो व्हाई नॉट वर्क इन उर्दू थिएटर जी। हाँ, क्यों ना मैं इस थिएटर में काम करूं जिस जुबान से मैं समझता हूँ, अपने आप को रिलेट करता हूँ। तो मैंने पहला ड्रामा दरवाजे खोल दो किया, अच्छा, जो कृष्ण चंद्र साहब का था, वो 1988 में फर्स्ट डायरेक्ट करने की हिम्मत पाई जी। वरना छोटे छोटे रोल्स कर रहा था ड्रामों में। तो वो ड्रामा जब मैं डायरेक्ट किया तो लोगों ने बहुत, सालार में, यही आप जिसका इंटरव्यू आप आज मुझे ले रहे हैं, हाँ। सालार के अखबार का आज भी मेरे पास कटिंग है, एक पूरा पेज जी मेरे ड्रामे की तारीफ में लिखे थे लोग। ओह माशाल्लाह जी, बहुत खूब। फरहत कमाल थे जब उन्होंने लिखा, आजम शाहिद ने लिखा, और हमारे खालिद अंजुम ने लिखा जी जी। ये सब लोगों को इतना अच्छा लगा ड्रामा कि मुझे और खुशी हुई कि मेरे में इतनी काबिलियत है कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। सालार का एक पूरा पेज मेरे बारे में लिखा है जी। और हिम्मत बढ़ गई जी। और फिर मैं चाहा कि यहाँ कला है, ड्रामे की सिनफ में खला है उर्दू में। देखिए, उर्दू में आपको मुशायरे मिल जाएंगे, अफसाने मिल जाएंगे, ड्रामे नहीं मिलेंगे, हाँ, मतलब नोहे भी मिल जाएंगे जी, जी, हाँ। लेकिन ड्रामे करने वाले कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जी। हाँ, तो मैं सोचा कि थे कुछ लोग जो स्किट्स कर रहे थे, मजाहिया स्किट्स कर रहे थे, जो सही मानों में थिएटर होती है जी जी। हाँ, तो ये मैंने जहाँ से सीख के आया था, मैं बोला कि इस लैंग्वेज में मैं कर सकता हूँ एंड मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल भी हूँ जी जी। तो इस तरह शुरुआत हुई कि ड्रामे की, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि अब पूरे साउथ इंडिया में जो है उर्दू प्ले करने वाला मैं ही हूँ, बोल रहे हैं जी जी। हाँ जी, कि वैसे बॉम्बे में है बहुत से लोग जी जी, तो हैदराबाद में भी शायद होंगे, मुझे नहीं, बट जी जी, भोपाल में है। इससे रिलेटेड जफर साहब, इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने यूँ तो बहुत से ड्रामे किए हैं, लेकिन मैंने जो देखा है, जिसने लाहौर नहीं दिखा, असगर विजाहत का जवान ड्रामा जिसकी आपने डायरेक्शन की थी, और मुझे बहुत बेहतरीन लगा था। यानी जिक्र गालिब के बाद अगर मैं किसी को नंबर दूं तो वो जिसने लाहौर दिखा को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये ड्रामा जो है आलमगीर शोहरत रखता है। असगर विजाहत का जो जमाना है उसके मैंने दूसरे भी वर्जन देखे हैं, लेकिन आपने जो डायरेक्ट किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर अच्छा लगा तो एक बात बता दूं, असगर वजाहत साहब को मैं दिल्ली से बुलाया था जी जी, वो ड्रामा देखने आए थे। उन्होंने क्या कहा कि इस ड्रामे के सबसे ज्यादा शोज हबीब तनवीर साहब ने किए जी जी। हाँ, पता है, तनवीर साहब कर्नाटका उर्दू एकेडमी के पहले चेयरमैन, सबसे पहले जी। हाँ, हबीब तनवीर साहब से तो मेरी मुलाकातें रही हैं। वो इस ड्रामे को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट फॉरेन में बहुत से कंट्रीज में उन्होंने की है, कराची में, लाहौर में, सब जगह किया जी। हाँ, उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मुझे वो ड्रामा इतना अच्छा लगा था कि मैं करना चाह रहा था। असगर वजाहत साहब को मैं फोन किया तो बोले कि कीजिए। जब उनको बुला के बताया तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही देखने के बाद पूरे मेरे आर्टिस्टों के सामने कि हबीब तनवीर साहब के बाद अगर मेरा ड्रामे को किसी ने अच्छा डायरेक्ट किया है तो वो है जफर मोहिउद्दीन। तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही बात कही। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ जी जी, कि लोगों को बहुत पसंद आया जी, बहुत पसंद आया मुझे। इस ड्रामे को अलियांस फ्रांसिस ने सपोर्ट किया और भी दूसरे लोगों ने इस ड्रामे को सपोर्ट किया जी जी। तो मैं इसके काफी शोज किए, मैं समझता हूँ 10 से ज्यादा शोज किए। फिर उसके बाद पैंडेमिक के दौरान ही बीच में वक्त मिला तो जी। हाँ, मैं खुद भी वहाँ थी जी। आप थे और भी करूंगा, क्योंकि वो ड्रामे में इतनी खूबसूरत बात बताई गई है कि कौमी एकजहती की जी। हाँ, इत्तेहाद की जी। हाँ, लकीरें इंसान खींच लेता है, सही है जी। जैसे पार्टीशन हुआ, गुलजार साहब ने एक बात अच्छी, चलो ये लकीरें कुछ गुस्से में खींच दी होंगी, मतलब जब लोग गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तब एक लकीर खींच देते हैं कि भाई ये तुम्हारा है, ये हमारा है जी जी। लेकिन आपके लकीर खींचने से न तुम्हारा रहेगा ना मेरा रहेगा। इसमें बहुत से ऐसे रिश्ते, बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन पर आप लकीर कैसे खींच सकोगे, कैसे सीखे। बहुत ही अच्छा ड्रामा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा जफर साहब, ये बताइए कि मालगुडी डेज से अब तक का सफर
कैसा रहा, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले आपने शायद मालगुडी डेज में काम किया था। जी हाँ, मालगुडी डेज मैं शंकर नाग का शुक्रिया अदा करूंगा जी। आज भी उसका नाम लेता हूँ तो मुझे आंखों में आंसू आते हैं। जी, मैं बहुत करीब हो गया था शंकर नाग से। मैं कॉलेज का बच्चा था, मैं शायद सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, तो मेरी मुलाकात हुई वो अरुंधति नाग जब वो शुरू कर रहे थे मालगुडी डेज जी। तो मुझे उन्होंने बुलाया था सिर्फ मेरी आवाज, जब मैं वॉइस ओवर्स करना शुरू किया था तो अरुंधति नाग ने मुझसे कहा कि तो शुरू की वॉइस ओवर है, आओ। जी जी। तो संकेत स्टूडियो गया, जाके जो शुरू की आर.के. लक्ष्मण टाइप कर रहे हैं तो वहां आवाज देने गया। तो आवाज तो उनको अच्छी लगी, आवाज ले ली उन्होंने। फिर उसके बाद बोले कि हम हिंदी में डबिंग कर रहे हैं शूटिंग की, तुम भी आओ, तुम भी कुछ कैरेक्टर्स को डब। जी। शौक से गया। अभी मैं बहुत कच्चा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या क्या है सही। जी। तो शंकर को मेरी आवाज बहुत पसंद आई, शंकर नाग को। वो कन्नड़ा में बर्री ಇದು ಮಾಡು ನೋಡಿ कन्नड़ा में बोलने वाले, मुझे ये कैरेक्टर को करके बताओ। तो मैं किया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। जी। तो दैट वाज लाइक ए वर्कशॉप फॉर मी। जी। 30 से ज्यादा एपिसोड बने उसके। तो मैं रोज जाना, वहां पूरे एक्टर्स होते थे, उनके साथ बैठना और सीखना। तो दैट पीरियड मेरे लिए आज भी आई थैंक शंकर नाग फॉर दिस। जी जी। कि उन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया जी। और ये वर्कशॉप की तरह मेरे लिए काम आया। फिर उसके बाद मैंने उसमें 1-2 रोल भी किए, हर कैरेक्टर को आवाज दी। फिर बाद में मैंने 13 एपिसोड के डायलॉग भी लिखे। जी जी। तो वैसे तो आर.के. नारायण की किताबें थी, उसको जो हिंदी में करना था वो हिंदी के डायलॉग्स मैंने लिखे। जी जी। तो वो मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा था। आपने मालगुडी की याद दिला दी, तो बहुत सी ऐसी यादें हैं मेरी मालगुडी के साथ, जी, जो उसके साथ बातें करूं तो बहुत वक्त लगेगा। नहीं, उसके साथ साथ जुड़े हुए अब तक का सफर कैसे रहा? अब तक आपने आखिर में सबसे पहले मैं समझती हूँ जिसने लाहौर नहीं देखा आपने बनाया, तो उस दौरान किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा कभी? हाँ, देखिए क्या, पहले तो सबसे बड़ा मसला रोजी रोटी का था। जी। तो मैंने यूपीएससी का एग्जाम लिखा, हालांकि मालगुडी डेज हो गई थी। अब खाने के लिए तो कुछ चाहिए, नौकरी करने के लिए कुछ चाहिए। बेंगलोर में नया, मेरे पास रहने के घर भी नहीं था, तो मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखा। तो सेलेक्ट हो गया डायरेक्टली क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, और मुझे डिफेंस में पोस्ट कर दिया गया एज एन आर्किटेक्ट। 5 साल मैंने वहाँ बिल्डिंगें बनाई, डिजाइन की, एयरफोर्स की बिल्डिंग, एयरफोर्स में था जी। तो फिर मुझे बड़ी घुटन सी हो रही थी गवर्नमेंट जॉब में। मैं बोला कि फिर मेरा ट्रांसफर दिल्ली कर दिया हूँ, तो दिल्ली जाके रिजाइन करके आ गया। आके आवाज के भरोसे आया, वॉइस ओवर कर रहा था, पैसे मिल रहे थे, फिर ड्रामे करने लगा, फिर घर की देखभाल भी तो जरूरी थी। तो फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की आर्किटेक्ट की, वो करता रहा। जब कंफर्टेबल हो गया, मैं अपना घर बना लिया, फिर मैं बोला कि मुझे ये पैशन करना है थिएटर। तो उसके बाद से जो शुरू हुआ, गिरीश कर्नाड साहब के साथ तो 20 साल रहा, सत्यु साहब के साथ रहा, इवन कन्नड़ा डायरेक्टर नागभरणा के साथ रहा। तो यहाँ से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला इन सब लोगों से, इंग्लिश थिएटर से। तो फिर मैं अपना जो कुछ सीखा था मैंने, वो अपने ड्रामों में डालने लगा। कुछ यंग बच्चे आने लगे, लड़के लड़कियां, जिसमें आपका लड़का भी मेरे ड्रामे में शुरू किया था, भी आपने ज़बां मिली है मगर। फिर बाद में मेरा बेटा बड़ा हो गया, माहिर, वो भी मेरे साथ शूट जुड़ गए जी। अब एक सेकंड जनरेशन जो है मेरे साथ ये लड़के लड़कियां काम करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और भी मैं प्लेस करना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को फंडिंग की प्रॉब्लम है जी जी। कि कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो या कोई कॉर्पोरेट हो, थिएटर के लिए अगर फंड करें, जैसे CSR फंड्स हैं या ऐसे उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं, अगर ये लोग फंडिंग करें कुछ उर्दू थिएटर के लिए, तो फिर हम और भी मेरा तो इरादा है कि थिएटर को और बढ़ाऊं और आने वाली नस्लों में थिएटर की मतलब वो ख्वाहिश जगाऊं बच्चों में, ताकि वो इस मीडियम को जिंदा रखें। जफर साहब, ये बताइए कि आपने, फिर आते हैं जिक्र गालिब की तरफ। जिक्र गालिब में आपने तहरीर भी थोड़ी इसमें डाली है, आपने हिदायतकारी भी की है, आपने अदाकारी भी की है, तो इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, आपका कैसा तजुर्बा? क्या तीनों चीजें आपने एक साथ की, तो क्या तजुर्बा रहा आपका? वो सबसे प्यारा तजुर्बा रहा मेरा इसमें। देखिए, एक तो टीपू सुल्तान के ख्वाब जो गिरीश कर्नाड के साथ मैंने ट्रांसलेट की इंग्लिश, फिर उसके बाद शादी की किरकिरी की, सादे खातून जी हाँ। लेकिन जिक्र गालिब का ये तजुर्बा मेरे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि
एक म्यूजिकल प्ले को टच करूं, जी, क्योंकि म्यूजिकल प्ले को टच करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए मुझे, संगीत की नॉलेज चाहिए कि भाई, और फिर वो रक्स के बारे में चाहिए मुझे। मैं ज्यादा कथक के बारे में जानते नहीं थे जी। तो नंदिनी मेहता थी जिनसे मैं बैठ के सीखा। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत अच्छा रहा। और चूंकि गालिब साहब दिल के करीब हैं जी। और गालिब साहब एक ऐसे शायर हैं जो बड़े सेकुलर रहे जी। अपनी शायरी में जी। वो तो मुझे अच्छे लगते ही हैं जी। तो बहुत ही प्यारा ये रहा। इसमें मैं कुछ कथक की चीजें सीखा जी। इसमें कुछ हिंदुस्तानी गायकी की चीजें सीखा जी। तो इट्स हर प्ले मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आपने बहुत सी गजलों को याद भी किया, शायद याद भी किया बहुत से उनके गजलें जो मुझे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे पसंद आती जी है। जी माशाल्लाह। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइए कि जिक्र गालिब में आपकी अदाकारी के, मिर्ज़ा गालिब के रोल में आपकी अदाकारी के लिए आपके मदाहों ने आपको बहुत से कमेंट्स भेजे होंगे, कोई कमेंट्स याद है तो जरा बताइए मुझे। देखिए, कुछ लोगों ने कहा प्ले देखने के बाद, मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी आए जी जी, ईमेल पर भी आए कि हम तो गालिब को सुनते थे पर पता नहीं था आपने जो चीजें बताई हैं उसमें, उससे अंदाजा होता है कि गालिब की जिंदगी का आपने अच्छा सा खाका खींचा जी, स्केच खींचा। और दूसरा, आपके प्ले में हमको 1.5 घंटा ऐसे लगा कि हम पुरानी दिल्ली में उस वक्त गालिब के जमाने में दौर में पहुंच गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उनको ऐसा लगा कि ये 1.5 घंटा जो है नी 150 साल पहले 1857 मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में वो खास तौर पर गालिब से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि खुतूत गालिब की जुबान जो है बहुत ही ज्यादा फसीह और बलीग है। जी, जी। क्या आप ये समझ सकते हैं कि शहर बेंगलोर के लोगों ने उस जुबान को समझा होगा, उस खालिस उर्दू को? देखिए, अब मैं उर्दू के बारे में कहूँ तो जी, अब जिनकी मादरी जुबान उर्दू है जी, उसमें ज्यादातर आपको मुसलमान दिखाई देते हैं। बट जो उर्दू का शौक अब मैं देख रहा हूँ उन लोगों में ज्यादा है जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है। जी हाँ। तो ये लोगों में अब नया इंटरेस्ट पैदा हुआ है क्योंकि उस जबान को सीखने का, समझने का। और वो लोग गालिब को भी पढ़ रहे हैं, इकबाल को भी पढ़ रहे हैं, मीर तकी मीर को पढ़ रहे हैं जी, एक नई नस्ल अब पैदा हो रही है। और जिनकी मादरी जुबान उर्दू है उनको पढ़ना भी नहीं आता है उर्दू, लिखना भी नहीं आता जी। वो बोलते हैं कि मैं मदर टंग इज उर्दू जी जी, बट एक किताब दो ना पढ़ सकेंगे, नहीं पढ़ सकते ना एक जुमला लिख सकते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइए यहाँ पर कि बहुत से लोगों ने ये महसूस किया है कि जिक्र गालिब में जो है आपने जिस तरह का रोल अदा किया है, तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को जिक्र गालिब के कुछ मुकाल में बोलूंगा मैं जी हाँ। इससे पहले आपकी बात अधूरी रह गई कि आपने कहा कि क्या उर्दू ये प्ले समझ पा रहे हैं। देखिए, अब तक मैंने 7 शोज किए हैं जी जी हाँ। आज भी मेरे शो में हाउसफुल रहा है, तो समझने वाले लोग हैं जी जी हाँ। कुछ पॉकेट्स में हैं बेंगलोर के जी जी जो आ जाते हैं और उनको लगता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुझे इसमें कुछ हाईएस्ट उर्दू समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे गाने, डांस और उसकी फीलिंग से जो है नहीं मुझे अच्छा लगा। ये उर्दू जुबान की अदायगी से मुझे अच्छा लगा कि आपके ड्रामे से उठ के नहीं गया जी जी। और नहीं, बार बार तालियों की जो गूंज आ रही थी उससे पता चला कि वो कुछ समझ पाए। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात पूछना चाह रही हूँ कि आपने वो जो ड्रामा बनाया जिसने लाहौर नहीं दिखा, उसमें तमाम अदाकार जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। हाँ। एक भी मुसलमान मुस्लिम नहीं कहूँगा मैं, नॉन उर्दू स्पीकिंग, नॉन उर्दू भी हाँ जी हाँ ठीक है। नॉन उर्दू स्पीकिंग एक्टर्स जितने भी हैं आज मेरे थिएटर ग्रुप में, सब एक्टर्स जिनकी मदर टंग उर्दू नहीं है जी जी हाँ, बट दे स्पीक वेरी गुड उर्दू। और मैं बहुत हैरान हुई थी उनके लबो लहजे को सुनकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उनके साथ वर्क करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करता हूँ, वो करता हूँ। और उसमें से कई लड़के लड़कियां तो उर्दू लिखना पढ़ना सीख रहे हैं रेख्ता.org से जी जी, या फिर NCPUL जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू के लेसन्स हैं वो लेके सीख रहे हैं जी जी। दे लव उर्दू एंड दे वांट टू लर्न। जिक्र गालिब के कुछ चुनिंदा मुकाल में हमारे नाज़रीन को आप सुनाइए, मेरी गुजारिश है आपसे। वैसे तो बहुत से हैं उनके मुकाले में, मैं एक मुकालमा जो मुझे बहुत पसंद है वो उनके खुतूत का आपको सुनाऊंगा। जब दिल्ली उजड़ रही थी जी, घर मकाना टूट रहे थे, उनके मोहल्ले टूट रहे थे, तो अपने दोस्त हरगोपाल तफ्ता को लिखते हैं गालिब साहब कि सुन लिया दिल्ली का हाल, इससे बढ़कर कोई नई बात नहीं,
दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी, किला चांदनी चौक, हर रोज बाजार मस्जिद जामा का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। वाह, बहुत खूब। अब ये पांचों बातें नहीं, फिर कहो दिल्ली कहाँ, हाँ कोई शहर था इस नाम का। बहुत उम्दा ज़फ़र है, बहुत उम्दा। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आप पेशे के एतबार से एक आर्किटेक्ट हैं और शौकीन तमाम काम कर रहे हैं, तो मुझे ख़ुतूत गालिब का वो जुमला याद आ रहा है कि जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हो और उसमें तमाम तरह अपनी बेतकल्लुफ़ होकर अपनी उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। और वो शेर गालिब साहब का मुझे इतना पसंद है जी कि मेरी जिंदगी पर वो है कि सही मानों में ऐश वही है जहां आपका दिल है, दिल वहां होता है जहां आपका पैशन है। जी, देखिए आप, मेरे कई दोस्त हैं जिसको गाने का शौक है, हाँ। तो वो रिटायर होने के बाद गाना गाना शुरू कर देगा। लेकिन ज़फ़र साहब, वो जुमला जरा आप अपनी आवाज में जरा बता दिए। जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हो, और जी है, वो कहते हैं जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ़ अपनी उम्र बसर करे, इसी का नाम ऐश है। जी जी। तो जैसा कि मैंने कहा, अच्छा आपकी फैमिली की तरफ से कोई एतराज़ नहीं कि आपने इतने अच्छे प्रोफेशन को छोड़कर ये सब तमाम चीजें अपनाई? नहीं, एक्चुअली मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी वाइफ का, जी, तहसीन का, कि जब मैं सरकारी नौकरी में था, रोज शाम को बहुत थका आता था और बहुत परेशान होता था, इरिटेटेड होता था, क्योंकि वहां जाके इसके सामने जाओ, उसके सामने जाओ, तो मैं बोल रहा था कि ये सरकारी नौकरी मुझसे हो नहीं रही है। जी जी। मैं बहुत सफोकेट फील कर रहा हूँ, अंदर घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। जी। तो उन्होंने कहा कि छोड़ क्यों नहीं देते, तुम अगर पसंद नहीं। मतलब छोड़ के करूँ क्या, कुछ भी कर लो, तुम आर्किटेक्ट हो, प्रैक्टिस कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वॉइस कर लो। बोला ठीक है, तुमसे मिल, तो अचानक जाके दिल्ली जाके रिजाइन कर दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आई। जी। बस मैं अपने शौक के साथ हूँ, और जैसा कि गालिब साहब कहें कि ऐश कर रहा हूँ, ड्रामे करता हूँ, वॉइस ओवर्स करता हूँ, कभी कुछ स्क्रिप्ट्स लिख लेता हूँ किसी के लिए। तो शायद आपने वो जुमला पहले से पढ़ लिया था। नहीं, बाद में पढ़ा। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए, कठपुतलियां नाम आपने किस तरह रखा? इट्स अ रेयर नेम फॉर थिएटर ग्रुप। ये देखिए, मैं थिएटर ग्रुप, एक्चुअली मैं हिंदुस्तानी थिएटर रखना चाह रहा था। जी। मुझे नहीं मालूम था कि सत्यो साहब की थिएटर ग्रुप का नाम हिंदुस्तानी थिएटर ग्रुप। जी जी। तो फिर मैंने वो चेंज किया, तो मैं सोच रहा था क्या रखूं। जी। तो मुझे वो शेक्सपियर का वो याद आया, कॉल याद आ गया। नहीं, वो कॉल के उन्होंने कहा कि द होल वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। हम भी बोलते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं उसके हाथ में। जी। तो जो भी हमारा क्रिएटर है उसके हाथ में हम सब कठपुतलियां हैं। जी जी। तो यहाँ से मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने थिएटर ग्रुप का नाम कठपुतलियां रखूं, और इसकी श्रेय मैं उनको दूंगा कि फरहत कमाल साहब जो सालार से जुड़े हुए थे, उनके साथ बैठा हुआ था मैं, अब तो है नहीं वो। जी। तो मैं बोला कि थिएटर ग्रुप का नाम, अरे बोले ये रखो कठपुतलियां, बहुत अच्छा है। जी जी। तो याद आई उस दिन जब मैंने डिस्कस किया था, तो उस दिन से मैंने थिएटर कठपुतलियां। अच्छा, ये नाटक नामा नाम किस तरह से आ गया? अमाल नामा और आदमी नामा वगैरह तो सुना था, लेकिन नाटक नामा जो है जरा कुछ अजीब सा लगा। गिरीश कर्नाड को 50th इंडिपेंडेंस डे पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम दिया था दूरदर्शन। जी जी। तो उन्होंने उनको कहा था कि इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड कुछ स्टोरीज पर कुछ काम कीजिए। तो श्याम बेनीगल साहब भी किए, गिरीश कर्नाड, उन्होंने स्वराज नामा ये बनाया था। जी। तो वो जहन में था शायद मेरे नामा, क्योंकि मैं उस पूरे प्रोडक्शन में गिरीश साहब के साथ था। जी। स्वराज नामा के, और उसको आवाज भी दी थी। तो मैं एक हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू की थिएटर फेस्टिवल करना चाह रहा था। जी जी। तो मैं मेरे बेटे माहिर से, अब जो मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था, उससे डिस्कस कर रहा था कि बेटे कुछ नाम रखेंगे। तो इस तरह 2-3 नामों में एक नाम आया। मैं बोला कि ऐसा नाम हो जिसमें उर्दू भी हो, जिसमें हिंदी भी हो। तो फिर नाटक है और नामा उर्दू है। जी। तो हमने सोचा कि नाटक नामा, जी। इस तरह की हमने 6 दिन की फेस्टिवल अलियांस फ्रांसिस में की। जी। अब ये नाटक नामा हर साल होते रहेगा। बहुत खूब। थिएटर ग्रुप्स आएंगे,
और अपना काम करेंगे, उर्दू के थिएटर के भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे। जी, इस तरह से नाटक नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब। नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थे हमारे मौजूद मेहमान जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब। जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब उर्दू बेज़ारी माहौल में उर्दू के बेहतरीन ड्रामों के ज़रिए नौजवान नस्ल को स्टेज और थिएटर की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ नौजवान नस्ल को उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती की तरफ भी राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी ये कोशिश बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब नहायत अज़्म इस्तक़लाल और हौसले के साथ तमाम से ये कह रहे हैं कि हम हैं सूरज, हमारे साथ चलो, हम हैं सूरज, हमारे साथ चलो, हम जहाँ होंगे शब नहीं होगी। और यकीनन ज़फ़र साहब, जहाँ भी आप जैसे बासलाहियत शख्सियतें मौजूद हैं, वहाँ पर उर्दू ज़ुबान का सूरज कभी नहीं डूबेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा भी इस तरह के कार्य खैर में और इस तरह के कामों में यकीनन हमारा ताउन आपको हमेशा हासिल रहेगा। एक शेर आपकी बात पर याद आया, अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। जी हाँ, जरूर। मखदूम साहब का जो मैं बोलता हूँ आपकी बात पर, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया।